हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटोर। और आज हम देखने वाले हैं ट्रूली इमॉर्टल का पार्ट 12। सो बिना किसी को देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे यांग मिंग आ चुका है, यानी कि उस रेस्टिंग एरिया में। और यांग मिंग आते ही खांसते हुए बोलता है कि शेन, प्लीज़ तुम थोड़े टाइम के लिए क्या बाहर जा सकती हो, मुझे बात करनी है फांगशो से प्राइवेटली। एंड जैसे ही यांग मिंग ये बात बोलता है, हम देखते हैं कि शेन जो है वो बहुत शर्माते हुए बाहर निकल रही होती है, कंफ्यूज होके। एंड तभी यंग वहाँ पे बैठता है और वो फांग की तरफ देखते हुए ये बोलता है एक छोटे बच्चा बन के कि फांग शियो, तुमने किसी को भी उस ड्रगिंग के बारे में नहीं बताया है ना, कि मैंने बेई को लेक्सेटिव्स दिए थे, है ना। तभी फांग जो है वो यही सोच रहा होता है कि इवन इस ब्यूरो के जो चीफ है वो एक्सट्रीमली कॉशियस है मेरे एबिलिटी को लेके, जो कि है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। येट ये जो कैप्टन है वो सिर्फ अपने बारे में केयर करता है, और अगर बाकियों को ये बात पता चल गई कि इसने ड्रग दिया था उस फाइट के दौरान, तो ये बहुत ख़राब होगा। इसीलिए इसे बस अपने बारे में कह रहा है। खैर ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी फंग बोलता है कि सो फार सिर्फ मैं जानता हूँ इसके बारे में और कोई भी नहीं। तभी यंग जो है वो चैन की सांस लेता है। एंड जैसे ही वो चैन की सांस ले ही रहा होता है, फंग बोलता है कि लेकिन सिर्फ ये नहीं हो सकता है वो केस जो कि फ्यूचर में होगा। तभी ये सुनने के बाद यांग जो है वो सोच में पड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी फांग बोलता है कि इसका ये मतलब है कि तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा ज़्यादा करके। एंड तभी फांग थोड़ा नाराज़ होकर बोलता है कि फांग शो, तुम प्लान कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ज्वाइन करने के लिए, है ना, और मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। तुम्हें समझ में आया कि नहीं? ये जो पानी है ये बहुत ही गहरा रन होता है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में, और तुम बस एक रुकी हो, तो फिर तुम्हें संभल के रहना चाहिए मेरे से। एंड ये बोलने के बाद फांगशो जो है वो एकदम बच्चा जैसा बोलता है कि तुम नहीं चाहते हैं ना कि डिप्टी कैप्टन बेई को तुम्हारे ड्रगिंग इंसिडेंट के बारे में पता चले, है ना, तो मुझे 100 स्पिरिट कॉइन्स चाहिए। एंड ये सुनने के बाद यांग जो है वो अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है कि तुमने तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ज्वाइन भी नहीं किया है, और तुम्हारे एक वर्ड से मैं कैसे तुम्हें स्पिरिट कॉइन्स वगैरह दे दूँ और तुम्हारी बात मान लूँ। एंड जैसे ही वो ये बात बोलता है, फांग जो है उसने 100 स्पिरिट कॉइन्स से जगह प्राइस बढ़ा के 200 कर दिया है। उसके बाद जैसे ही यंग बोल रहा होता है कि मेरी जो मंथली सैलरी है वो बस 10 स्पिरिट कॉइन्स है, फाइन, जाओ जाके सबको बता दो, मैं यही चाहूँगा कि मैं श्याओबेई से मार खा के मारा जाऊँ। एंड जैसे ही वो ये बात बोल रहा होता है नर्वस होके, फांग जो है वो ऐसे चिल्लाते हुए बोलता है यांग मिंग ने, मतलब वो बताने ही वाला होता है पर वो बताता नहीं है। जैसे ही वो आधा बोलता है, यांग जो है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हे नहीं 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 नहीं, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था and ऐसे ही बेकार चीज़ें बोल रहा था। ब्रदर ब्रदर शिव, क्या हो अगर हम लोग वो जो ओरिजिनल डील थी उसमें ही सेटल हो जाए, यानी कि 100 स्पिरिट कॉइन में। एंड जैसे ही ये बात फांग सुनता है, फांग बोलता है कि नहीं, मुझे 200 ही चाहिए यांग। फिर यांग जो है एक कोने में जाके बैठ के बोलता है कि ठीक है 200, मैं तुम्हें 200 दे दूंगा। एंड उधर पे हम देखते हैं कि फांग जो है वो शेन के साथ बैठा हुआ है और वो वांग दाही के साथ है। एंड वहीं पे साइड में यांग बैठा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास है, और वो वहाँ पे शेन से बोलता है कि शेन, क्या तुम उधार में कुछ स्पिरिट कॉइन दे सकती हो। तभी शेन बोलती है कि कैप्टन, तुम्हारा जो मंथली सैलरी है वो 20 स्पिरिट कॉइन है और मेरा बस 5 है, और फिर भी तुम मेरे से पैसा मांग रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। तभी फांग जो है वो ये सोच रहा होता है कि क्या मैं कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्सटॉर्ट करना पड़ेगा यांग मिंग के साथ अगली बार। एंड उसके बाद जैसे ही ये सब हो रहा होता है, तभी वांग बोलता है कि लॉटरी का जो रिजल्ट है अब वो बाहर आ चुका है, और आज के जो विनिंग नंबर्स हैं वो है 1, 12, 17, 18, 26, 27 एंड 05। एंड जैसे ही ये नंबर्स बोल रहा होता है वांग, तो उसके होश उड़ रखे होते हैं, और सिर्फ उसका नहीं, यांग और शेन का भी। तभी यांग जो है वो कूद के जाके अंशु को गला लगा लेता है और वो बोलता है कि ब्रदर शिव, आज से तुम मेरे असली ब्रदर हो। तुम मुझे मदद करना, प्रिडिक्ट करने के लिए जो आने वाले लकी नंबर्स हैं उन्हें फॉरसी करने में और मुझे बताने में, ताकि मैं लॉटरी जीत सकूं। एंड तभी वांग जो है वो थोड़ा गुस्सा होकर यांग को बोलता है कि नॉनसेंस, फांगशु की जो एबिलिटी है फ्यूचर देखने की वो डिपेंड करती है स्पिरिचुअल इंस्टेबिलिटी को, और ये यूज़ नहीं किया जा सकता
किसी के ट्रिवियल मैटर्स में। एंड तभी यांग बोलता है कि आखिर ये एक ट्रिवियल मैटर कैसे हो सकता है। मैं चूज करूंगा मेरी स्पिरिचुअल पावर को लूज करने के लिए रेदर देन गरीब मरने का। एंड उसके बाद वांग जो है वो फांगशु का हाथ पकड़ के बोलता है कि अब जब हमें तुम्हारी जो एबिलिटी है फोर्सी करने की फ्यूचर को, वो बेसिकली कंफर्म की जा चुकी है, हमें एब्सोल्यूट सीक्रेटली रखना पड़ेगा अब इन सब चीज़ों को, और बस यही बताना पड़ेगा कि ये बस एक सेंसिंग एबिलिटी है। एंड फांगशु, मैं ऑफिशियली तुम्हें इनवाइट करता हूँ ज्वाइन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को। जो बेनिफिट्स के बारे में तुमने प्रीवियसली मेंशन किया था वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी इसमें। तभी फांग बोलता है कि ठीक है। एंड यांग जो है वो ये बोलता है कि अगर इस चीज़ को हम एक सीक्रेट रखेंगे तो तुम कैसे रिपोर्ट करोगे ये हायर अप्स में, डायरेक्टर वांग। एंड वांग बोलता है कि हम इस बात को रिपोर्ट कर देंगे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में। हम ये सजेस्ट करेंगे कि उन्हें फांगशियो को इंक्लूड करना पड़ेगा ग्लोबल स्पिरिट मास्टर के टैलेंट डाटाबेस में, जिसमें कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होंगे। एंड उसे क्लासिफाई किया जाएगा एज टॉप सीक्रेट फांगशियो एस क्लास कोड नेम प्रॉफिट। एंड उसके बाद फांग जो है वो ये सोच रहा होता है मुस्कुराते हुए कि ये सब जो था वो बेकार नहीं गया। मेरा जो मरना और रिस्पॉन होना था एक बार, सिंस अब मैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता हूँ मेरे हेल्प में। अब मैं वन स्टेप क्लोज आ चुका हूँ रिवेंज लेने के लिए मेरी वाइफ से। वाइफ, बस मेरे लिए अब तुम रुकी रहो। एंड जैसे ही ये सब बातें चल रही होती है, यांग जो है वो पूछता है वांग से कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो लोग फांगशो को ले जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा इसके पावर्स के बारे में, और क्या ये सच में लिस्टेड किया जा सकता है एज एस क्लास, इसमें कुछ ना कुछ फेवरेटिज्म होगा। तो ये बात भी बोलते हुए मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। एंड तभी वांग जो है वो ये बोलता है कि एग्जैक्टली उसी वजह से इसे हमें हायर प्लेटफॉर्म में डेवलप करके रखना पड़ेगा, सिंस अभी जो फ्रीक्वेंट ऑकरेंस है सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स का वर्ल्ड वाइड वो ज़्यादा है। और मुझे एक फीलिंग है कि कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। अगर फांगशु जो है वो हेडक्वार्टर्स जाएगा तो वो श्योरली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा अगर वो यहाँ पे रहा तो उससे, यानी कि एलिवेटिंग सिटी में। यानी ये सुनने के बाद यांग जो है वो एकदम शेडी होकर बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा नोबल और इम्प्रेसिव हो फांग। एंड यांग बोलता है कि बाय द वे फांगशु, रिकॉर्ड शो करते हैं कि तुम और जाओ हाओ बहुत अच्छे दोस्त हो। लाइक तुम, उसने भी एवेकन कर लिया था एंड सरवाइव कर गया एनोमेलोस डोमेन को। आई थिंक वो भी ज्वाइन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को। एंड ये बोलते टाइम वांग ये सोच रहा होता है कि इस तरीके से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं हमारे रिलेशनशिप को बिटवीन द ब्यूरो और फांगशो। और जब वो हेडक्वार्टर्स चला जाएगा हम उस इमोशनल कार्ड को यूज़ करके उनके रिसोर्सेस एंड फांग को यूज़ कर सकते हैं एलिवेटिंग सिटी की नीड्स को पूरा करने में जब भी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी। मेरा जो डिसीजन है वो सिंपली परफेक्ट है। एंड जब वांग ये सब सोच रहा होता है शन बोलती है कि पर डायरेक्टर वांग, जाओ की जो एबिलिटी है वो तो सेक्सुअल प्रोवेज है। क्या तुम सच में चाहते हो कि वैसा कोई वल्गर यहाँ पे ज्वाइन करे। तभी वांग बोलता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बिलीव कि ऐसे कभी टाइम आएंगे जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मोर ओवर एज उसका जो स्पिरिचुअल पावर है वो इंक्रीज होता रहता है, उसकी जो एबिलिटी है वो एक क्वालिटेटिव लीप ले लेगी, जिसकी वजह से उसे ज्वाइन करवाना ब्यूरो को सिर्फ बेनिफिट में है, ड्रॉबैक्स नहीं है। अंदर फांग बोलता है कि खैर ये सब डिसीजन जो है वो सब तुम्हारे हैं। अभी ये सोचता है कि ये लोग ट्राई कर रहे हैं साहा का यूज़ करके ताकि वो मुझे चेक में रख सके। कैसे अजीब लोग हैं ये ओल्ड फॉक्स तो सबसे ज़्यादा। अंदर वांग बोल रहा होता है कि सिंस फांग शो अब हम में से ही एक है, तो अब यांग मिंग, क्या तुम हमें बता सकते हो उस सुपरनेचुरल एंटिटीज़ के सिचुएशन के बारे में। क्या बेक्यू जो इंसिडेंट है वो एन एक्सीडेंट था या फिर एक डेलिबरेटली प्लान्ड था किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या किसी भी चीज़ जो तुम्हें सस्पिशियस लगी हो तो हमें बताओ। एंड जैसे ही ये बात वांग बोलता है, यांग ये बोलता है कि ऑल्दो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो हुआ है वो इंटेंशनल था। मैंने जब लड़ाई किया था उस सुपरनेचुरल एंटिटी से पहले, तो ऑल्दो उसकी जो पूरी बॉडी थी वो कवर्ड थी शेडोज़ में, वो बिल्कुल एनोमेली के जैसा लग रहा था। जब मैं उसके साथ लड़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी इंसान से लड़ रहा हूँ। अगर मैं उतना इनफ लकी नहीं रहता कि मैं उस हेडलेस एंटिटी को पहले मारता और उसके जो थर्ड लेवल का जो डोमेन है उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो वो जो शेडो एंटिटी है मैं उसके बराबर कभी मैच कर ही नहीं पाता। मोर ओवर जो ओपोनेंट था मेरा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। फाइट के दौरान पे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है। एज सुन एज मैं जब उस
डोमेन से बाहर निकला, वो इमीडिएटली डिसअपियर हो गया थिन शेडोज में, एज इफ वो इंतज़ार कर रहा था मेरा एडवांस करने के लिए फ्रॉम सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर। और हाँ, मैं जब वहाँ पे लड़ रहा था मुझे ये मिला, एस ऑफ स्पेड्स। एंड जैसे ही ये बात यांग बोल रहा होता है, वो अपने हाथ में जो एस ऑफ स्पेड्स है वो दिखा रहा होता है, जिसको देखने के बाद फांगशु जो है वो काइंड ऑफ ब्लैंक हो जाता है, और वो ये बोलता है कि क्या ये जो प्लेइंग कार्ड है वो बना हुआ है माइंड स्टील से? क्या कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है जो यूज़ कर सकती है ऐसी कोई चीज़? तभी वांग बोलता है कि करेक्ट, अगर ये चीज़ जो है वो ऐसे छोड़ दी गई थी सुपर नेचुरल एंटिटी ने, तो ये इंडिकेट करता है कि ये सब बस एक स्पिरिट मास्टर ने किया है, जिसके पास एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे। ये जो सुपर नेचुरल एंटिटी इंसिडेंट था ये सिंपल नहीं है, हमें प्लान करना पड़ेगा आपसे बहुत केयरफुली। पर अभी के लिए यहीं पे सब कुछ एंड करते हैं। शाओशन, फांगशु अभी नया है, तो अभी के लिए तुम इंचार्ज रहोगी उसका। तुम दोनों जाके ऑन बोर्ड प्रोसीजर्स जो है वो सब हैंडल कर लो पहले। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फांग जो है वो घर आ चुका है, एंड वहाँ पे उसकी वाइफ जो है वो इधर उधर घूमती हुई बोल रही है कि हनी, तुम काम से वापस आ चुके हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। पर फांग जो है वो अपने हाथ में उसका लाइसेंस कार्ड वगैरह रहता है जो उसको ब्यूरो से मिला है, वो सब देख रहा होता है। एंड एक बैग रहता है जिसको वो खोलता है, एंड वहाँ पे गोल्ड कॉइन्स रहते हैं, यानी कि स्पिरिट जो गोल्ड कॉइन्स थे वो रहते हैं। तभी फंकी फाइव बोलते हैं कि वाह हनी, तुम कितने अच्छे हो पैसे कमाने में, तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। पर फांग एज यूजुअल उसकी बातें इग्नोर करते हुए उस गोल्ड कॉइन को उठा कर देखता है और सोचता है कि सो ये है जैसे स्पिरिट कॉइन्स दिखते हैं, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में रहते हैं, और इनकी जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा लो है ब्लैक मार्केट में। ईच कॉइन जो है उसको बेचने पे 10 से इवन 100 मिलियंस मिल जाते हैं। एज मैंने एक्सपेक्ट किया था कैप्टन यांग से कि वो प्रोड्यूस कर सकता है इतने सारे स्पिरिट कॉइन्स, वो भी एक ही बार में। अगर कोई ऑर्डिनरी स्पिरिट मास्टर रहता तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती अगर वो खुद को भी बेच देते तो। रेदर देन ये बोलना कि मैंने उसे एक्सटॉर्ट किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो मुझे थैंक्स गिविंग कर रहा है क्योंकि मैंने डेप्यूटी बेई को उसके कांड के बारे में नहीं बताया। तो ये बस एक थैंक्स गिविंग ही है। तो तुम सब ये बोल सकते हो कि उनका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है। एज़ फॉर ये जो 200 स्पिरिट कॉइन का पेमेंट है, अगर मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, एंड ये चीज़ बहुत ही क्रीपी से स्माइल देते हुए और कॉइन को टॉस करते हुए सोच रहा होता है। दबे फांग जो है वो ये सोच रहा होता है कि क्या मुझे इस पैसे से एक आर्मर बना लेना चाहिए, पर जो मार्जिन है एरर का जो मेरे डेथ से आता है, मैं यानी कि मेरे जो डेथ रिविंड एबिलिटी से आता है वो बहुत ही ज़्यादा है, सो एक आर्मर लेना सही नहीं है। और वो ये सोचता है कि एज़ फॉर अगर मैं वेपन्स के बारे में सोचने जाऊँ तो मेरे पास ऑलरेडी एक स्केल्पल यानी कि वो जो सर्जिकल नाइफ है वो है। सो मेरी जो नीड है वेपन से वो उतनी ज़्यादा नहीं है। बिसाइड 200 जो स्पिरिट कॉइन है वो बहुत ही कम वॉल्यूम है एंड इनफ नहीं है एक स्वॉर्ड या फिर एक नाइफ को फॉर्ज करने के लिए। इनफैक्ट जो एबिलिटी है मेरी पेन वाली वो रिक्वायर नहीं करती है किसी भी वेपन की जिसमें हाई किलिंग पावर हो, एज लॉन्ग एज वो छोटा हो, शार्प हो और कीन इनफ हो कि ब्रेक कर सके एनिमी के डिफेंस से, वो इनफ है। फॉर एग्जांपल एक स्केल्पल जो है वो एकदम परफेक्ट है, पर एज एन कर्स्ड आइटम वो है, मैं उसे किसी भी दूसरे स्पिरिट मास्टर के आगे एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ। सो क्यों नहीं मैं एक स्केल्पल ही बना लूँ, वो सर्व कर सकता है एज अ वेपन और ऑल्सो कंसील कर सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ कर्स्ड आइटम को। जितना भी रिमेन्स है मैं उन्हें बेच सकता हूँ कैश के लिए, ताकि मैं खरीद सकूँ इंटेल जो कि है ग्लोबल सुपरनेचुरल फॉरम में रखा हुआ है। एंड तभी हम देखते हैं कि फांग जो है उसके रूम के आगे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। एंड फांग ये सोचता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है और जावा है उन्हें मुझे कॉल करना चाहिए ये आधी रात को। क्या ये कोई सुपरनेचुरल एंटिटी हो सकता है जो नॉक कर रहा है दरवाजे को? एंड वो ये सोचते हुए जितने भी स्पिरिट कॉइन्स है उन्हें बैग में भरने लगता है। फिर वो धीरे से जाता है और वो जो डोर होल है उससे वो बाहर चेकआउट करता है कि आखिर है कौन। एंड जैसे ही वो बाहर देख रहा होता है एक रेड कलर का आई समहाउ जाहा को ट्रैप कर लेता है। एंड जब जाहा उठता है बेहोश होने के बाद, एंड जाहा जो है वो बेहोश हो जाता है। एंड जब जाहा उठता है थोड़े टाइम के बाद वो ये देखता है कि वो एक किसी अजीब से जगह में है। वो ये सोचता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है किसी के मर जाने की और मरे हुए कॉप्सेस की बहुत अजीब है, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पानी रखे हुए होते हैं जिनमें ब्लड लगा हुआ होता है। इरफान ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे और मैं बेड़ियों से क्यों बना हुआ हूँ। एंड जैसे वो ये सब सोच रहा होता है
उसके आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सुपर नेचुरल एंटिटीज वगैरह हैं जो उसे बस देख रहे हैं। वहाँ पे फांग जो है वो एक इंसान को देखता है जो पाना लेके एक मशीन को रिपेयर कर रहा है। एंड उसकी आंखें लाल है और वो बिल्कुल अजीब सा दिख रहा है। फिर वो फांग की तरफ देखता है और वो देखता है कि फांग जो है वो उड़ चुका है। एंड वो फांग को देखने के बाद बोलता है कि क्या तुम उड़ चुके हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सुपर नेचुरल एंटिटीज होती है और वो भी इंसान भी रहता है। एंड फांग पर वीडियो में बना हुआ रहता है। तभी फांग उस इंसान को देखते ही वो ये सोचता है कि यही वो इंसान है जिसने मुझे अटैक किया था, और वो जो आंखें जो मैंने पीप होल से देखी थी मेरे बेहोश होने से पहले वो इसकी थी। तभी वो जो इंसान है वो फांग को ये बोलता है कि तुम बहुत जल्दी उठ गए, तुम बिल्कुल भी वैसे बिहेव नहीं कर रहे हो जैसे कोई न्यूली प्रमोटेड स्पिरिट मास्टर करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक जीनियस हो, बिल्कुल मेरे तरह। ये कितना अच्छा है, मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ टॉर्चर करने के लिए और मारने के लिए जीनियसेस को सबसे ज़्यादा। ही एंड तभी फांग जो है वो एकदम स्ट्रेट फेस बना के ये सोच रहा होता है कि इसकी जो एबिलिटी है वो इसकी आंखों से जुड़ी हुई है, और वो ये स्माइल करते हुए सोचने लगता है कि एक स्पिरिट मास्टर, हाँ, जिसका अपीयरेंस जो है वो इतना अजीब है एंड वो क्लेम कर रहा है कि वो एक जीनियस है। मैं इसे जानता हूँ। तभी फांग जो है वो बोलता है कि कजिन वांग जिटैंग, ये जो मशीन है वो अभी तक फिक्स नहीं हुई है क्या। एंड जो इंसान है वो बोलता है कि तुम मुझे जानते हो। वेल दैट्स राइट, मैं जो हूँ मैं हूँ लिन जियांग, जो कि है कजिन ऑफ वांग जिटैंग, यानी कि जो वू जिटैंग था ये उसका कजिन है। और तभी ये बोलता है कि मैं ही हूँ वो जीनियस कजिन उस यूजलेस फूल का। पर आई एम सॉरी, मैंने फ़िलहाल में तो किसी को मारा नहीं है। सो ये जो मशीन है ये थोड़ी जंग लग गई है इसमें। प्लीज़ पेशेंटली बैठे रहना फॉर अ मोमेंट, ये बिल्कुल जल्दी ही रेडी हो जाएगा। तभी फंग बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है जब उसने मेंशन किया था, तो जल्दी से जल्दी उसे फिक्स करो, मुझे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद। एंड ये बात जब वो सुनता है वो पहले कंफ्यूज होता है और फिर पागलों की तरह हंसने लगता है। वो ये बोलता है कि फांगशु, मुझे सच में कहना पड़ेगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो एंड मुझे पसंद आ रहे हो। वेल ये बहुत शर्म की बात है, तुम अभी मरने वाले हो, सो जाओ मेरे कजिन के पास। एंड तभी फांग जो है वो ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब है एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी उस रिटर्न को लेके। एंड तभी फंग सोच रहा होता है कि इसका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा केओटिक है और पागलों जैसा है, जस्ट लाइक मैंने पढ़ा था फोरम में जो कि था स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन्स के ऊपर। एंड ये सोचने के बाद फंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि जो फनीस्ट थिंग ये है कि तुम्हारा जो कज़िन है उसने ट्राई किया था मुझे ड्रैग करने के लिए। जब वो मरने वाला था वो मेरा पैर पकड़ रहा था उसके गंदे ब्लड कवर्ड हाथों से, और तुम्हें पता है मैंने कैसे रेस्पॉन्ड किया। एंड ये सुनने के बाद वो इंसान जो है वो बोलता है कि क्या। तभी फांग ने बोला कि मैंने अपना पैर जो है वो उसके हाथ से छुड़ा लिया और इसके हाथ में स्टॉम्प कर दिया। हार्ड ग्राइंडिंग का साउंड जो है उसके हड्डियों के टूटने का मुझे बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा था, जो कि एक एक करके सब टूटे जा रहे थे। वो जो चिल्लाने की आवाज़ थी उसके मुंह से वो बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल थी। एंड जैसे ये सब चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती है हम देखते हैं कि वो जो आदमी है यानी कि लेन, वो अपने पॉकेट से एक पिंक कलर का कोई एक कार्ड जैसा निकालता है और वो ये बोल रहा होता है कि तुम डिज़र्व करते हो मरने के लिए, तुम फकिंग डिज़र्व करते हो मरने के लिए। फांग, मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा बिल्कुल मरने तक, फिर तुम्हारा जो मीट है उसे ग्राइंडर में रखूंगा और उसे ग्राइंड करूंगा, फिर उस ग्राइंड किए हुए मीट को स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स को खिला दूंगा। एंड देन एक सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे फॉर बीइंग अ कैरिंग पर्सन। क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? एंड ये सुनने के बाद फांग जो है वो ये बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा वर्थलेस इंसान हो जिसको एक स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन हुआ है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने ज़्यादा लो लेवल और सुपर पावर ने तुम्हें ऐसा पागल कुत्ता जैसा बना दिया है। तुम कितने ज़्यादा यूजलेस हो। एंड उसके बाद लिन जो है वो और ज़्यादा ये सुनने के बाद पागल हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम पावड़े हो गए हो। एंड फिर वो ये सोचता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे अभी डर लगना चाहिए था, उसे मेरे सामने ऐसे झुक के रोते हुए बेग करना चाहिए था जैसे पहले के लोग करते थे। पहले के लोग, प्लीज़ प्लीज़ बचा लो मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारो, ऐसे करके रोया करते थे। पर ये क्यों नहीं, मैं इसे टॉर्चर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मरते दम तक टॉर्चर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे टॉर्चर करूँगा कि जब तुम्हारी सांसें एकदम टूट रही होंगी, तुम बिल्कुल बेयरली ब्रीथ कर रहे होगे,
तब मैं देखता चाहता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा टफ एक्ट करोगे। एंड फिर लिन जो है वो वेपन चूज करने लगता है फांग को मारने के लिए। एंड फिर वो वेपन देखते टाइम ये बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, ये बहुत छोटा है, इट्स टू स्मॉल। मुझे कुछ ऐसा यूज़ करना है जिसकी वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक लेसन मिले, जो मैं इसे टीच करूँ। और उसके बाद फांग जो है वो उसे उकसाने के लिए ये बोलता है कि एज मैंने एक्सपेक्ट किया था एक यूजलेस इंसान से जो इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है जस्ट एक टॉर्चर टूल चूज़ करने में। ये सुनने के बाद लिन जो है वो और ज़्यादा पागल हो जाता है और वो बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, एंड बिल्कुल चुप रहो। फाइनली, हाँ, ये जो है, ये तुम्हारे जो लॉन्ग शार्प टंग है उसको, और तुम्हारे एवरी सिंगल जितने भी दांत है उन सबको तुम्हारे आंखों के सामने मैं खींचूंगा। तो अब बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मेरे सामने झुको और मुझे बोलो कि मैं तुम्हें छोड़ूं, रो मेरे सामने। एंड ये सब फांग सुनने के बाद फांग बोलता है एकदम सीरियस होके कि व्हाट अबाउट यू, यानी कि तुम किस तरीके से मरना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बॉडी में जितने भी बोन्स हैं वो मैं स्मैश कर दूं एक बड़े से हैमर से, और या फिर तुम मार खा के एक पल में बदलना चाहते हो पंच बाय पंच, या फिर तुम मरना चाहते हो 1000 कट्स लग के? बताओ मुझे, तुम कैसे मरना चाहते हो? मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा तुम्हें एकोमोडेट करने के लिए। यानी ये बात जब लिम सुनता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो एक स्टेप पीछे चला जाता है। उसके बाद फांग जो है वो मुस्कुराते हुए ये बोलता है कि क्या ये इतना ज़्यादा हार्ड है डिसाइड करने के लिए, ये कंसिडर करने के लिए कि तुम वो जिटेंग के कजिन हो? वेल, मैं बहुत ज़्यादा काइंड हूँ तो मैं चूज़ कर लेता हूँ, जो कि होगा डेथ बाय 1000 कट्स तुम्हारे लिए। मेरे पास एक स्कैल्पल है, सो मैं कट कर सकता हूँ तुम्हारा जो फ्लैश है पीस बाय पीस तुम्हारी बॉडी में। पर मैं उतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ आफ्टर ऑल। तो तुम जस्ट कुछ 100 कट्स या फिर कुछ डजन कट्स के बाद ही मर जाओगे। तो तुम्हें उतना ज़्यादा फुल्ली एक्सपीरियंस फील नहीं होगा पेन को, जो तुम्हारे सारे बॉडी में से ड्रेन होते हुए तुम्हें फील होना चाहिए था, और तुम्हारे फ्लैश को सेपरेट होते हुए तुम्हारे बोन्स को टूटते हुए देखने में तुम्हें फील होता। सो प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर देना उस चीज़ के लिए। एंड ये सुनने के बाद लिन जो है वो और ज़्यादा पागल हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर किस इंसान को यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन हो रहा है असल में? तुम असलियत में एक लूनेटिक हो, मैं नहीं। लेकिन जो एक इंसान जो कंट्रोल करता है लाइफ और डेथ को, वो मैं हूँ। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे थ्रेटन कर सको? कभी फांग बोलता है कि तुम गलत हो, तुम्हारी जो लाइफ है वो हमेशा से मेरे ही हाथ में थी। एंड उसके बाद फांग जो है वो अपने राइट साइड में ऊपर में देखता है, और वहाँ पे वो जो एक स्पिरिचुअल एंटिटी होती है बड़ी सी, वो उसे देख के ये बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा हूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें किसी को खाना है? ये बात जब वो स्पिरिचुअल एंटिटी को देख के बोल रहा होता है, तभी लिन सोच में पड़ जाता है और वो पूछता है कि अगर तुम किससे बात कर रहे हो? तभी फांग बोलता है कि मैं इस एंटिटी से बात कर रहा हूँ। क्या तुम इसे देख नहीं सकते हो? ये यहीं पे है तुम्हारी ज़िंदगी लेने के लिए। है ना? उसके बाद जैसे ही फांग ये बोलता है, लिन ऊपर देखता है और उसे दिखती है वो स्पिरिचुअल एंटिटी। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर ये एंटिटी कहाँ से आई। फिर वो फांग की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम, ये तुम हो, तुम असल में सच में एक लुनेटिक हो। एंड तभी फांग मुस्कुराते हुए बोलता है कि सिर्फ एक नहीं है यहाँ पे बहुत सारे एंटिटीज हैं। सो जितने भी एंटिटीज यहाँ पे हो सबके सब बाहर आओ और इसे खा लो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी एंटिटीज है सब बाहर आ चुके हैं, लिन को खाने के लिए जा रहे हैं। लिन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि नहीं, ये बस एक इल्यूजन है, ये सच नहीं हो सकता है। एंड फांग जो है वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। एंड फिर से हमें वो स्नैप दिखता है, यानी कि फांग भी मारा जा चुका है। एंड ये पार्ट जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। It's not a game, it's a rich thing.